फाइनली बच्चों कक्षा 9 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 3 है आपके परमाणु एवं अणु, तो इस चैप्टर के जो कंप्लीट जो नोट्स हैं वो आपके ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 परमाणु और अणु इस चैप्टर के कंप्लीट जो नोट्स है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इससे पहले मैंने कक्षा 9 विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 उनके कंप्लीट जो नोट्स है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को आप देख सकते हैं और उन वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप उन चैप्टर के जो नोट्स हैं वो भी आप तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स परचेज करने हैं तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इन कॉन्टैक्ट नंबर से आप हमें संपर्क करके ये नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। और वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस चैप्टर के अंदर देख सकते हैं जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है परमाणु, यानी परमाणु क्या है और अणु क्या है। तो परमाणु क्या है, परमाणु की क्या परिभाषा है कि किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उनको हमने हाईलाइट कर रखा है। तो परमाणु क्या है कि किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परमाणु कहते हैं। और दूसरा है आपके अणु, यानी अणु क्या है तो किसी यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसको हम क्या कह सकते हैं, अणु कह सकते हैं। तो अणु की परिभाषा भी मैंने आपको बता दी है, तो अच्छे से आपको याद करनी है। उसके बाद में देखिए दूसरा जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है रासायनिक संयोजन के नियम। अब रासायनिक संयोजन के नियम क्या है, लवाइजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन हेतु निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए। अब वो 2 नियम कौन कौन से हैं, जिसमें पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है तो इस नियम का प्रतिपादन रूसी वैज्ञानिक एम.वी. लोमोनसोव ने सन 1756 में किया था। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो किसने प्रतिपादित किया था, तो इस नियम का जो प्रतिपादन रूसी वैज्ञानिक था एम.वी. लोमोनसोव ने सन 1756 में किया था। ये आपको अच्छे से याद करना है। और इसकी जो पुष्टि है वो लेवाइसिए तथा लांडोलट ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इस नियम के अनुसार द्रव्य है वो अविनाशी है। द्रव्य क्या है, अविनाशी है। और यहाँ पर द्रव्य का क्या अर्थ है, द्रव्य है उसको हम पदार्थ कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार जो द्रव्य है, जो पदार्थ है वो अविनाशी है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में कोई द्रव्य कोई पदार्थ न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। यानी इस नियम के अनुसार जो द्रव्य है, जो पदार्थ है वो क्या है, अविनाशी है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में कोई द्रव्य कोई पदार्थ न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दूसरा नियम है आपके स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या है, तो इस नियम को निश्चित अनुपात का नियम भी कहा जाता है। तो इस नियम का जो दूसरा नाम है यानी स्थिर अनुपात का नियम, तो इस नियम का दूसरा नाम क्या है, निश्चित अनुपात का नियम। और इस नियम को प्राउस्ट ने दिया था। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था, प्राउस्ट ने किया था। और इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक तत्वों से कोई भी यौगिक निर्मित होता है, इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक तत्वों से कोई भी यौगिक निर्मित होता है, कोई भी यौगिक का निर्माण होता है, तब इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में तत्वों का जो अनुपात है वो क्या होता है, स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो। तो ये आपको अवश्य ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, तो डाल्टन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं कि जो डाल्टन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है उसकी विवेचना हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। इसमें पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि तत्व है वो अति सूक्ष्म होता है,
अविभाज्य कणों से मिलकर बनता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है कि दिए गए यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार है वो क्या रहते हैं, निश्चित रहते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको जरूर याद करने हैं। और उसके बाद में है परमाणु। अब देखिए परमाणु को हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ओके, तो परमाणु क्या है, तो सबसे पहले परमाणु की परिभाषा। तो परमाणु है वो तत्व का सबसे छोटा कण है। परमाणु है वो तत्व का सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। और अधिकांश तत्वों के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं। अधिकांश तत्वों के जो परमाणु हैं वो अत्यंत क्रियाशील होते हैं और स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, और स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। परमाणु बहुत छोटा होता है, परमाणु बहुत छोटा होता है। और परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है, नैनोमीटर में मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है। तो विभिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं उनके आधुनिक प्रतीक क्या हैं। तो डाल्टन के अनुसार प्रत्येक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। डाल्टन के अनुसार जो प्रतीक है, जो सिंबल है, वो तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। और यहाँ पर बर्जलियस के अनुसार प्रत्येक तत्वों के नामों के 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होता था। तो हम यहाँ पर परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20 तक के जो तत्व हैं उनके नाम और उनके जो सिंबल है, उनके जो प्रतीक है, वो हम अच्छे से यहाँ पर याद करने वाले हैं। तो सभी बच्चों को अच्छे से याद करना है। तो सबसे पहला जो परमाणु क्रमांक है आपके 1 नंबर पर, तो 1 नंबर पर आपके हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है, H। और 2 नंबर पर है आपके हीलियम, हीलियम का प्रतीक क्या है आपके He। 3 नंबर पर आपके लिथियम है, लिथियम का प्रतीक क्या है Li। और 4 नंबर पर है बेरिलियम जिसका प्रतीक है आपके Be। और 5 नंबर पर है बोरोन जिसका प्रतीक है B। और 6 नंबर पर कार्बन है जिसका प्रतीक क्या है C। और 7 नंबर पर नाइट्रोजन है जिसका प्रतीक है N। और 8 नंबर पर ऑक्सीजन है जिसका प्रतीक O। और 9 नंबर पर फ्लोरीन है जिसका प्रतीक क्या है F। और 10 नंबर पर आपके नियोन जिसका प्रतीक है Ne। और 11 नंबर पर सोडियम है जिसका प्रतीक Na। और 12 नंबर पर मैग्नीशियम जिसका प्रतीक क्या है Mg। उसके बाद में 13 नंबर पर आपके एल्यूमिनियम है जिसका प्रतीक Al होता है। और 14 नंबर पर आपके सिलिकॉन है जिसका प्रतीक क्या है आपके Si। और 15 नंबर पर फास्फोरस है जिसका प्रतीक P। और 16 नंबर पर सल्फर है जिसका प्रतीक है S। और 17 नंबर पर क्लोरीन जिसका प्रतीक क्या है Cl। और 18 नंबर पर आर्गन है आपके जिसका प्रतीक Ar होता है। और 19 नंबर पर पोटेशियम जिसका प्रतीक K होता है। और 20 नंबर पर कैल्शियम जिसका प्रतीक क्या होता है Ca। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है परमाणु द्रव्यमान, यानी परमाणु द्रव्यमान क्या है। तो किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान यानी कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो ये परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा है जो आपको अच्छे से याद रखनी है। अब कुछ तत्वों के प्रतीक और परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20 तक के जो तत्व हैं उनके नाम और उनके जो प्रतीक हैं वो और उनके परमाणु द्रव्यमान वो आपको अच्छे से याद करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। ओके, अब इनको याद करने का तरीका क्या है, तो देखिए जो सम है, ओके, जो सम है उनका आपको डबल करना है और जो विषम है वो आपको डबल करके आपको 1 ऐड करना है, 1 जोड़ना है आपको। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक है वो आपके 1 है। जो आपके विषम है
तो विषम है, विषम का आपके 1 आएगा। ओके, यानी पहले का आपके 1 आएगा। और 2 है आपके हीलियम, तो हीलियम है वो आपके यहाँ पर परमाणु क्रमांक आप देख सकते हैं सम है, तो सम है तो आपको डबल करना है यानी 4। ओके, लिथियम का 6.94 और इसकी जगह अपन 7 भी लिख सकते हैं। और 4 नंबर पर है बेरिलियम जिसका 8 होता है, बोरोन का 11 होता है, कार्बन का आपके 12 है, नाइट्रोजन का 15 है, और ऑक्सीजन का आपके 16, और फ्लोरीन का आपके 19, और नियोन का आपके 20। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट आपको अच्छे से तैयार करने हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक में पूछा जाता है, यानी हाफ ईयरली एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है कि परमाणु है वो किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो क्या रीजन है कि परमाणु है वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। क्यों? परमाणु अणु और आयन का निर्माण करते हैं। परमाणु हैं वो अणु और आयन का निर्माण करते हैं, और ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में मिलकर द्रव्य बनाते हैं। अत्यधिक संख्या में मिलकर क्या बनाते हैं? द्रव्य बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। तो ये आंसर आपको इसमें लिखना है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अणु। अब अणु को भी हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि अणु क्या है। तो अणु है वो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह है। अणु क्या है? 2 या 2 से अधिक जो परमाणु हैं उनका ग्रुप है, उनका समूह है, जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व या यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और उस यौगिक के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन अणु कहते हैं। और उसके बाद में है तत्वों के अणु। तो तत्वों के जो अणु है वो किस प्रकार हैं? तो किसी तत्व के अणु एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। किसी तत्व के जो अणु हैं वो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे आर्गन है, हीलियम है आदि अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा बने होते हैं। परंतु अधिकतर अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन अणु है, उसमें 2 ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा बनता है। इस कारण इसे द्विपरमाणुक अणु O2 कहते हैं। यदि ऑक्सीजन के 3 परमाणु संयोजित होते हैं तब ओजोन बनता है, O3 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये याद करना है। उसके बाद में है परमाणुकता। तो परमाणुकता की जो परिभाषा है वो काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। जैसे ओजोन है, तो ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है? 3 है। ओके, तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओजोन है, ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होगी? तो आपको 3 लिखना है। तो इस प्रकार से ये परिभाषा भी आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में है कुछ तत्वों की परमाणुकता। ओके, तो यहाँ पर आर्गन है, तो आर्गन है वो क्या है? 1 परमाणु के, और हीलियम है वो भी क्या है? 1 परमाणु के, और ऑक्सीजन है वो द्विपरमाणु के क्योंकि ऑक्सीजन O2। ओके, और हाइड्रोजन है वो भी क्या है? द्विपरमाणु के H2, और नाइट्रोजन है वो भी द्विपरमाणु के, क्लोरीन है वो भी द्विपरमाणु के, फास्फोरस है वो चतुर्परमाणु के, और सल्फर है वो बहुपरमाणु के। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके कुछ धातुएं हैं। तो यहाँ पर सोडियम है, तो सोडियम है वो 1 परमाणु के, आयरन है वो भी 1 परमाणु के, और एल्यूमिनियम है वो भी 1 परमाणु के, और कॉपर है वो भी 1 परमाणु के। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके आयन। यानी आयन क्या है? आयन किसे कहते हैं और आयन कितने प्रकार के होते हैं? तो धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। कि धातु और अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। और ये आवेशित कण ऋणावेशित व धनावेशित होते हैं। ऋणावेशित कण है उसको ऋणायन, और धनावेशित कण है उसको धनायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड है जिसका सूत्र NaCl है, और उसमें सोडियम आयन Na+ और क्लोराइड आयन है Cl- जो क्या है? ऋणात्मक है। और परमाणुओं के समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे हम बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। तो परमाणुओं के समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो
उसे हम क्या कहते हैं, बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। और अच्छे से आपको ये याद करना है। उसके बाद में है कुछ सामान्य यौगिकों के जो सूत्र हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं, जिसमें पहला है कैल्शियम क्लोराइड जिसका सूत्र है CaCl2। दूसरा है आपके बेरियम कार्बोनेट जिसका सूत्र है BaCO3। तीसरा है आपके मैग्नीशियम क्लोराइड जिसका सूत्र है MgCl2। 4 नंबर पर है आपके कैल्शियम ऑक्साइड जिसका सूत्र है CaO। और 5 नंबर पर है हाइड्रोजन सल्फाइड जिसका सूत्र है H2S। और 6 नंबर पर है कार्बन टेट्रा क्लोराइड जिसका फॉर्मूला है CCl4। और 7 नंबर पर है सोडियम नाइट्रेट जिसका फार्मूला है NaNO3। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र है CaOH2। और 9 नंबर पर है सोडियम कार्बोनेट जिसका सूत्र है Na2CO3। और 10 नंबर पर है अमोनियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला है NH4 और इसका होल2 और SO4। ओके, तो अच्छे से आपको ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं। उसके बाद में है आणविक द्रव्यमान, यानी आणविक द्रव्यमान क्या होता है, आणविक द्रव्यमान की क्या परिभाषा है। तो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये आपके परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा है जो आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में है सूत्र इकाई द्रव्यमान, यानी सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है। सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है, तो किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है, जहां उदाहरण है NaCl। ओके, तो ये एक सूत्र इकाई द्रव्यमान है। उसके बाद में है मोल संकल्पना, यानी मोल संकल्पना क्या है। मोल संकल्पना क्या है, तो किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है, कि किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। और मोल अति सूक्ष्म स्तर पर कणों जैसे परमाणुओं, अणुओं, आयनों, इलेक्ट्रॉनों आदि को गिनने की इकाई होती है। और यह संख्या 6.022 गुणा 10 की पावर 23 के बराबर होती है। और मोल में कणों की यह संख्या 6.022 गुणा 10 की पावर 23 इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे एक अलग नाम और संकेत दिया गया है जिसे अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, और इसे Na से व्यक्त करते हैं। और अवोगाद्रो संख्या का मान है वो आपको जरूर याद रखना है 6.02 गुणा 10 की पावर 23। ओके, और उसके बाद में है मोलर द्रव्यमान, यानी मोलर द्रव्यमान क्या है। मोलर द्रव्यमान की परिभाषा क्या है, तो किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। कि किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त जो द्रव्यमान है, व्यक्त जो मास है, उसको अपन क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। और ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इसी के साथ जो चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट आपके हो चुका है। और कंप्लीट जो नोट्स है वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करवाए हैं। तो वीडियो आपको जरूर अच्छा लगे, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि कक्षा 9 से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।